हेलो नमस्कार राम राम और सलाम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्स स्टडीज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो हम लोग समझते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग सेल्फ कंट्रोल के नाम से भी रिफर करते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना। ये एक ऐसी ताकत होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम लोग हमारे इमोशंस को, हमारी थॉट्स, हमारी सोच को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन सा बिहेवियर रखना है ये भी समझ सकते हैं। जैसे किसी ने जोक मारा तो हंसने का इमोशन, कहीं रोने वाला सीरियल चलता है रोने का इमोशन। तो इस टाइप से अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग बिहेवियर रख सकते हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन भी इंक्लूड रहता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे किया जाए, और गोल सेट करना भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी आपके दिमाग के अंदर आपके इमोशन क्या चल रहे होंगे कि भाई मुझे टॉप करना है। आपके थॉट्स भी यही चल रहे होंगे कि बस मेरे को कैसे टॉप करना है आईटी के एग्ज़ाम में, और आपके बिहेवियर में बस पढ़ाई शामिल होगी। उसके साथ साथ में आपके जो गोल है, आपका गोल भी यही होगा कि मुझे आईटी के एग्ज़ाम में टॉप करना है। तो इस हिसाब से आपके गोल सेट करना, आपके बिहेवियर को चेंज करना, आपके इमोशन पे कंट्रोल रखना, थॉट पे कंट्रोल रखना सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के बेसिक को। अपने लाइफ में अच्छा काम करने के लिए, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए और अपने आप को एबल बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी स्किल्स को सीखना होता है, जिसमें कि इंक्लूड होता है डिसिप्लिन, टाइम इलनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। अपनी कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी रहती है। इसके साथ साथ में जब हम लोग इन स्किल्स में मास्टर हो जाते हैं, जब हम लोग इन स्किल्स को सीख जाते हैं, तो हम किसी भी प्लेस में सक्सेस हो पाते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डिसिप्लिन भी है, वो अपने टाइम को बराबर मैनेज करते हुए चल रहा है, तो उसके काम बिल्कुल समय पे हो जाते हैं। इसके साथ साथ में उसके पास बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स है, जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। उसने अपने गोल्स भी सेट करके रखे कि भाई मुझे अभी इतना काम करना है, इतना काम करना है। तो इस हिसाब से वो अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेसफुल हो पाता है। तो चलो इन स्किल को थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। इन स्किल में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस को। सेल्फ अवेयरनेस का हिंदी में मतलब होता है खुद से जागरूक होना। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, हम जिस भी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे हॉनेस्ट फीडबैक मांगना चाहिए। और हम जो भी दिन भर में काम करते हैं उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, और भी अलग अलग तरीके से उसको किस प्रकार से मज़ेदार या अच्छा बना पाए। सेकेंड स्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है जिम्मेदारियाँ लेना। हमारे लाइफ में हमारे हर एक टास्क के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे क्या होता है, हम लोगों का खुद का एक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद न ले तो हमारा ही लॉस होगा उसमें। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है हमारे पास में टाइम मैनेजमेंट, कि हम लोग हमारे टाइम को किस प्रकार से मैनेज कर पाए। हमारे पास में बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन हम लोग उस वर्क को इफेक्टिवली कर पाए या ना कर पाए। इसलिए हम लोगों को हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारे हमारा जो वर्क होता है उसको बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए, जिसके हमारा जो वर्क है वो पूरा हो पाए। इसके बारे में हम लोगों को आगे भी पढ़ना है डीपली। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है हमारे पास में एडेप्टिबिलिटी, जिसमें कि हम लोगों को जो करंट सिचुएशन है और वो जो भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से हम लोग को न्यू इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहिए, और हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए उसको हम लोग एडेप्ट कर पाए। हर एक सिचुएशन को, हर एक वर्क को हम लोग एडेप्ट कर पाए, और हर एक वर्क के लिए हम लोग तैयार रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोगों को कोई भी नया काम लेने से डरना नहीं है। हम लोगों को हर एक नए काम, हर एक नई सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम लोगों को उसको एडेप्ट करना आना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन कंडीशन माना जाता है, जो क्या होता है बहुत सारे रीजन से, बहुत सारी डिमांड, बहुत सारे ट्रीट से हम लोग को हो सकता है। इसको अब ये भी जो डिमांड्स होती है, जो ट्रीट्स होते हैं, जिस कारण से हम लोग को स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, हम लोग इनको स्ट्रेसर्स बोलते हैं।
और जो स्ट्रेस होते हैं वो रीज़न होते हैं स्ट्रेस का। अब देखो स्ट्रेस को हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है और आप लोग अभी अनप्रिपेयर्ड हो, तो आप लोगों को स्ट्रेस होगा कि मेरा भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं अनप्रिपेयर हूँ। उसके साथ साथ में यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आपसे कोई अपना बिछड़ जाएगा, तब भी आप लोगों को स्ट्रेस हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर आप लोग कभी पार्टी वगैरह में गए तो आप लोगों को ये भी डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं इनके सामने ठीक से बोल पाऊंगा कि नहीं, मैंने कपड़े कैसे पहने, तो ये भी एक स्ट्रेस का टाइप है। उसके साथ साथ में जब आप लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की कमी होती है, तो भी एक टाइप का स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस तो हम लोग समझ ही गए हैं, लेकिन अब हम लोगों को समझना है कि हम लोग किस टाइप से इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और किस टाइप से हम लोग इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक प्लान बना के चलना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप से इस स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हमारा अल्टीमेट गोल ये रहना चाहिए कि हम लोग हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रख सके। हमारे वर्क, हमारी रिलेशनशिप, हमारे रिलैक्सेशन, हमारे फन, मतलब हमारी पूरी लाइफ के बीच में हम लोग बैलेंस बना के रख सके। ये तो नहीं हम लोग घर पे बैठ के अपने काम का ही टेंशन ले, हम लोगों को अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग 3 स्टेप अपनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग ABC ट्रिक अपनाएंगे। जहाँ पे ए से आएगा एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विपत्ति, यानी कि एक स्ट्रेसफुल इवेंट जिससे हम लोगों को स्ट्रेस आ सकता है, हम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। बिलीफ्स, द वे यू आर रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। बिलीफ मतलब हम लोग उस इवेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। भाई अगर वो आसान इवेंट है तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है, या फिर एकदम नॉर्मल इवेंट हम उसके बारे में भी स्ट्रेस लेंगे, तो ये सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद में कोज सीक्वेंस, कि हम लोग भाई वो इवेंट हुआ ही नहीं है, हम लोग उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। स्ट्रेस से निपटने के लिए एनसीईआरटी में भी हम लोगों को 3 स्टेप दी गई है। फर्स्ट स्टेप है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, मतलब हम लोगों को हमारे स्ट्रेस के कारण को समझना है। जैसे कि हम लोगों के बहुत सारे साइंस होते हैं स्ट्रेस के, जैसे हम लोगों को नींद ना आना, सिर में दर्द होना, सैड होना, हम लोगों को जो डर लगना, नर्वसनेस होना, ये टाइप के स्ट्रेस होते हैं और हम लोगों को उसको समझ लेना चाहिए और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। सेकेंड स्टेप होती है कि हम लोगों को हमारे जो स्ट्रेस है उसके कारण का भी पता लगा लेना चाहिए। हम लोगों को हमारे स्ट्रेस के रीज़न का पता लगाना चाहिए। जैसे कि भाई बहुत सारा तरीके से हम लोगों को स्ट्रेस आ सकता है, जैसे कि एग्ज़ाम के प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से, मनी के पैसे से, या फिर गलत खाना खाने से। इस टाइप से हम लोगों को हमारे स्ट्रेस के कारण का भी पता लगा लेना चाहिए। और थर्ड स्टेप होती है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, जिसमें हम लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए बहुत सारी मेथड्स अपना सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे काम पे फोकस कर सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम लोग योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, इधर उधर घूमने टहलने जा सकते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस हम लोगों का कम होने लगे। लोगों को हमारे सारे कामों को खत्म कर लेना है। हम लोगों को जो स्ट्रेस के बारे में हमारे दोस्त से, हमारे फैमिली मेम्बर से, जिससे हम लोग अच्छे से बात करते हैं, उससे बात कर लेना है, या फिर हम लोग को मूवी वगैरह देख लेना है, और भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ कर लेना जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो पाए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स के बारे में, जिससे कि हम लोग हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग हमारे टाइम को मैनेज करके, मतलब हम लोग बराबर टाइम पे अपना काम करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। भाई काम टाइम पे हो जाएगा तो हम लोग काम का तो प्रेशर बचेगा ही नहीं। सेकेंड स्टेप हमारे पास है एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। हम लोग एक्सरसाइज करके, इधर उधर घूम के, टहल के, योगा करके, व्यायाम करके भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होती है हेल्दी डाइट। हम लोग अच्छा खाना खा करके, हाइजीन खाना खा करके भी अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड होता है पॉजिटिविटी। हम लोगों को पॉजिटिविटी रखना पड़ता है। हमारे दिमाग में कई बार नेगेटिविटी चलती है कि हम लोग एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो हम लोगों को इस टाइप की नेगेटिविटी को अवॉइड करके भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजम एकेडमिक लाइफ। हम लोगों को हमारी एकेडमिक लाइफ को, या हमारी काम की जो लाइफ होती है, वर्किंग जो लाइफ होती है, उसको भी ऑर्गेनाइज करके भी हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे नोट्स को जुटा ले, भाई अगर एग्ज़ाम आ गए तो हम लोगों के पास नोट्स रहेंगे तो हम उससे कभी भी पढ़ सकते हैं। इस टाइप से हम लोगों को हमारी वर्किंग लाइफ में भी ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। एडवोकेट स्लीप। हम लोगों को जो स्लीप है, हमारी जो नींद है, वो पूरी नींद लेना चाहिए, बिल्कुल 7 घंटे की। अगर हम उससे ज़्यादा या कम सोएंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो जो क्या होती है फंक्शन, वो रिचार्ज नहीं हो पाते। इसलिए हम लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। उसके बाद में हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम लोगों को हॉलीडे पे भी जाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से भी बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग को स्ट्रेस ना आ पाए। अगर आप लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगते हो, मतलब किसी के अंडर में नहीं रहते हो, तो आप एक काम और रिलैक्स पर्सन बन सकते हो। चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे बन सकते हो एक रिलैक्स पर्सन। इसके लिए आप लोगों को सेल्फ अवेयर बनना पड़ेगा, सेल्फ मॉनिटरिंग बनना पड़ेगा, सेल्फ करेक्टिंग, मतलब आप लोगों को अपने बारे में खुद जागरूक रहना पड़ेगा, अपने आप को खुद मॉनिटर, अपने आप का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी गलतियों को खुद से ही करेक्ट करना पड़ेगा।
नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, और आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और आप लोगों को दूसरे से ये पूछने के बजाय कि मुझे क्या करना है, आप लोगों को अपना काम खुद से ही पहले करना होगा कि आप लोगों को मुझे क्या करना है। रिकॉग्नाइज, आप लोगों को अपनी स्टेप को रिकॉग्नाइज करना है और दूसरे को ब्लेम करने से बचना है कि भाई अपनी मिस्टेक है तो अपन खुद जान ले, अपन दूसरे को ब्लेम ना करें। और लास्ट और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को लगातार सीखना पड़ेगा। भाई आपको कोई काम नहीं आता तो आप लोगों को उसको सीखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में आप वो काम कर पाए, आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट भी छोड़ना और वीडियो को शेयर भी करना, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम लोगों को समझना है कि आखिरकार इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने खुद के जो इमोशंस है, अपने इमोशन को कैसे मैनेज किया जाए और अपने इमोशन को कैसे स्किल में बदला जाए। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम लोग हमारे इमोशन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में उसको मैनेज भी कर पाए, उसके साथ साथ में हम लोग दूसरे के इमोशन को भी समझ पाए और उसको भी मैनेज कर पाए। इसमें 3 चीज़ें जुड़ी होती है, तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस, जिसमें हम लोग हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है कि हम लोग हमारी खुद की इमोशन को पहचान पाए। सेकेंड होता है हैरनेसिंग इमोशंस। इसके अंदर क्या होती है, हम लोगों को हैरनेस एंड अप्लाई इमोशन टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोगों के अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग इमोशन के साथ साथ में कैसे सोच पाए और अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाए। और थर्ड स्टेप होती है मैनेजिंग इमोशंस। हम लोगों के अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग हमारे इमोशन को मैनेज कर पाए और उस इमोशन से हम लोग दूसरों की हेल्प भी कर पाए। चलो कुछ स्टेप्स को जान लेते हैं जिसके हिसाब से कि हम लोग हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंड योर इमोशन, कि हम लोग हमारे इमोशंस को समझिए, ऑब्जर्व करना है हमारे बिहेवियर को, हमारे वर्क को कि हम लोग किस प्रकार का काम करना है, हर चीज़ को नोटिस करना है। उसके बाद में हम लोगों को हमारे इमोशंस के हिसाब से अपने वर्क के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना है, मतलब अपने वर्क में सुधार करते रहना है। सेकेंड स्टेप है रेशनलाइज। तो हम लोगों को ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि हमारे जो वर्क है उसमें खराबी है, मतलब हम लोग को रेशन डिसीजन नहीं लेना, मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना। उसके बाद में प्रैक्टिस, हम लोग को मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अपने आप को शांत रखना है, काम रखना है, जिस टाइप से हमारा जो स्ट्रेस भी कम हो पाए और हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बना पाए। अभी तक मैंने कई बार सेल्फ अवेयरनेस शब्द दोहराया है, अभी हम लोग इसको ध्यान से समझने वाले हैं कि इस शब्द का मतलब होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद में जागरूक होना, जिससे कि हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी वीकनेस को पहचान पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस टाइप से हमारी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। तो हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में सोचना है जिसमें कि हम लोग हमेशा सक्सेसफुल होते रहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई में या पढ़ाने में हमेशा सक्सेसफुल होते रहता हूँ, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। थिंक अबाउट व्हाट अदर लाइक इन यू, और आप लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो अदर लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो आप में क्या चीज़ पसंद करते हैं जिसमें कि आप लोग सक्सेस हो पाए। उसके बाद में आप लोगों को उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, उसके बाद में और भी ज़्यादा सोचना है ताकि उस काम में आप लोग और अच्छे बन पाए और आगे जाके आप लोग सक्सेस हो पाए। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस टाइप से वीकनेस को फाइंड कर सकते हैं। हमारे वीकनेस को ढूंढने के लिए हम लोगों को उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है जिस पॉइंट्स में हम लोगों को कठिनाई आती है, डिफिकल्टीज आती है। जैसे कि मैथ्स में मुझे डिफिकल्टीज आती है तो मैं उसको नोट डाउन करके रख देता हूँ कि मुझे मैथ्स में डिफिकल्टीज है। और उसके साथ साथ में हम लोग को जो अदर लोग फीडबैक देते हैं कि भाई तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुझसे ये काम में खराबी है, तो उस चीज़ पे भी हम लोगों को ध्यान देना है कि उस चीज़ में हम लोग को वीकनेस है और किस टाइप से हम लोग उस वीकनेस को सुधार। हम लोगों को हमेशा फीडबैक के लिए तैयार रहना है कि हम लोगों को कोई फीडबैक दे रहा है तो हम लोग उसको एक्सपेक्ट भी करना है, उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचना है, उसके बारे में कभी लो फीलिंग नहीं लाना है। हम लोगों को उस फीडबैक को एक पॉजिटिव वे में लेना है और अपने वर्क में इंप्रूवमेंट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी फीडबैक दो ताकि मैं अपने वर्क में इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, इंटरेस्ट वो सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों को करने में मज़ा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि भाई मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। और एबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जिसमें आप लोगों की नेचुरल कैपेबिलिटी है, मतलब ये आप लोग ये काम कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है या आपकी एबिलिटी कहलाएगी। और ऐसी चीज़ें जो आप लोग जिसके बारे में क्यूरियस हो, भाई आपको उसको जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। और एबिलिटी ऐसी चीज़ रहेगी जो आप करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको करना पड़ेगा, काम या एक जॉब की तरह। और इंटरेस्ट ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोगों को हमेशा सीखने में, करने में मज़ा आते रहता है। जैसे मुझे सोशल साइंस पढ़ने में और उसको सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखो, उसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद, तो आपका एक इंटरेस्ट, आपको म्यूज़िक सुनना सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप लोगों को अच्छा सिंगर बनने के लिए आपकी आवाज़ अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन आपकी आवाज़ डर डर है, अच्छी नहीं, तो आप लोग एक सिंगर नहीं बन पाओगे। मतलब आपके अंदर सिंगर बनने की एबिलिटी नहीं है लेकिन आपको सिंगर बनने में इंटरेस्ट है।
चलिए अब समझ लिए सेल्फ मोटिवेशन को। सेल्फ मोटिवेशन को सिंपली समझा जाए, एक ऐसा फोर्स होता है जो कि आप लोगों को अपने वर्क करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए मोटिवेट करते रहता है या फोर्स करते रहता है। सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है, आप लोग को अपने गोल को अचीव करने के लिए पुश करते रहता है, जिससे कि आप लोग हैप्पी फील कर पाओ, आप लोगों की लाइफ की क्वालिटी बढ़ पाए। और दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे करें कि सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए एक एबिलिटी होती है जो कि हमसे हमारा काम करवाती है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के दखल अंदाजी के। मतलब जैसे कि मेरे अंदर मोटिवेशन है जिससे मैं आपको लोग के लिए वीडियो बना कर रहा हूँ, तो ये सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। भले मेरे आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सेल्फ मोटिवेशन का ये भी टाइप कहलाएगा। देखो यहाँ भी दो टाइप के मोटिवेशन है। सबसे पहला है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हम लोग लव की तरह देखेंगे। ये क्या होता है, ये हम ऐसी चीज़ें होती है जिसमें करने में हम लोग को मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को जब आपके एनुअल डे में फंक्शन में कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, तो आप लोगों को मज़ा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो एक टाइप का इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगा। और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि रिवॉर्ड। जैसे कि आप लोग कोई काम कर रहे हो, उसके बाद में आप लोगों को पैसा मिलेगा या फिर इनाम मिलेगा, तो आप लोग उस काम को करने के लिए खुद से मोटिवेट हो पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को जब 100 मीटर की रेस में पार्ट लेते हो और आपको उसके में जीतने के बाद में कोई प्राइज मिलता है, तो आप लोगों के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है कि भाई अगर मैं रेस जीत गया तो मुझे इनाम मिलेगा, इस टाइप का। कुछ एबिलिटीज़ है जो क्या होती है, सेल्फ मोटिवेटेड लोगों के अंदर होती है। वो क्या होते हैं, वो एक टीम प्लेयर होते हैं, अपनी टीम को लेकर चलते हैं, उनके अंदर लीडरशिप पाई जाती है और उनकी सोच होती है वो बड़ी सोच होती है, और वो ज़्यादा वेल फोकस होते हैं अपने काम के प्रति, और वो लोग जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं। और एक आयरन बॉल के जैसे होते हैं, मतलब सॉलिड बॉडी वाले या फिर सॉलिड व्यक्ति होते हैं, भले उनकी बॉडी सॉलिड नहीं है लेकिन वो सॉलिड होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के बारे में तो हम लोगों ने जाना, लेकिन हम किस प्रकार से खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग को भी जानते हैं। इसके लिए हम लोगों को अपने खुद के अंदर के स्ट्रेंथ को ढूंढना पड़ेगा, अपने वर्क को तरफ फोकस करना पड़ेगा, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने जो सेट किया हमने गोल, उसकी तरफ जाने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान पर चलने के लिए हम लोगों को लॉयल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे मैं सोचा था कि आप लोगों की कल वीडियो डाल दूंगा, लेकिन हो सकता है वीडियो आ जाए। अब देखो अभी तक के हम लोगों ने गोल्स और गोल सेटिंग की बात करी, तो इसमें गोल्स क्या होते हैं। गोल्स एक ड्रीम होते हैं, सेट ऑफ ड्रीम होता है जिसकी क्या होती है, एक डेडलाइन होती है, इसको हम लोग गोल कहते हैं। जैसे कि आप लोग एक एम कर रहे हो कि आप लोग इस टाइम तक की, एक पर्टिकुलर टाइम तक कि आप लोग पैसे बचा कर रखोगे और उन पैसों को जमा करके एक मोबाइल लोगे। तो गोल ऐसी चीज़ हुई जिसको एक पर्टिकुलर टाइम सेट है और उस टाइम तक के आप लोग उसको अचीव कर ले, वो कहलाएगा गोल। और गोल सेटिंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लोग अपने गोल को ढूंढने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, लोगों को सुनते हो, लोगों को कुछ बताते हो, एक प्रॉपर प्लान बनाते हो कि आप लोगों को गोल को अचीव कब तक के करना है। अब इसमें भी एक स्मार्ट गोल पाया जाता है। स्मार्ट गोल जो होता है, एक स्पेसिफिक गोल रहता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एम रहता है, लक्ष्य रहता है, ये मिजरेबल होता है, इसको नापा जा सकता है, इसके साथ साथ में अचीवेबल इसको हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग सोच रहे कि अभी 1 महीने में मेरे 1 मिलियन हो जाए, तो भाई 1 मिलियन होना तो अचीवेबल नहीं है, उसके साथ में रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक भी होना चाहिए और टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट रख दी कि हम लोगों को 10th क्लास की पढ़ाई 12th क्लास तक करना है, तो हमें उसके लिए टाइम लिमिट भी रखना पड़ेगा, तभी वो एक स्मार्ट गोल कहलाएगा। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम लोग हमारे टाइम को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा सा प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को किस किस टाइम में, कितने घंटे में कितना काम करना है और हमारे दिन भर के टाइम को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ होती है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्किल्स को अचीव करने में हम लोगों को हेल्प करती है। इसके हिसाब से हम लोग हमारा जो टास्क होता है उसको एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों को इसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को गेस करना पड़ेगा कि आप लोग कितने टाइम के अंदर में कौन सा काम कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आपके सारे होमवर्क, सारे असाइनमेंट, सारे वर्क को टाइम पर पूरा करना पड़ेगा और आपको अपने दिन भर के टाइम को कहीं भी मिसयूज या वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तभी आप लोग एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनाइज, कि हम लोगों को हमारे दिन भर के जो टास्क कंप्लीट करना है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रायोरिटाइज, कि हम लोगों को हमारे पूरे काम की बाकायदा लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को कौन सा काम पहले करना है, उसको रैंक देना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। उसके साथ साथ में कंट्रोल, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को टाइम के हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा और बाकायदा एक ट्रैक भी बनाना पड़ेगा। हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना टाइम कितनी जगह पे यूज़ किया है, कितना टाइम कितनी जगह पे स्पेंड किया है, कि हम लोग आने वाले टाइम पे उस जगह पे कम से कम टाइम स्पेंड कर सके। ये जो आपके सामने अभी इमेज दिख रही है, ये CBSE की ऑफिशियल बुक की इमेज है, तो आप लोग इससे भी पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने नोट से समझा दिया है।
इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है कि हम लोगों को जितनी भी चीज़ हम लोग करना है उसको पोस्टपोन करना बंद करना पड़ेगा, और हम लोगों को प्लान एक्टिविटी को बिल्कुल टाइम पे करना पड़ेगा। अपने रूम को, अपने स्कूल डेस्क को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम टेबल चिपकाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में एक नो डिस्टर्बेंस जोन बनाना पड़ेगा, जहाँ पे कि हम लोग हमारे सारे इंपॉर्टेंट टास्कों को अच्छे से कर सके, जैसा कि मेरे घर में बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो वीडियो बनाई नहीं दे रहे। उसके साथ साथ में हम लोगों को हमारे जो टाइम है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में एक टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसके हम लोगों को कौन सा काम कहाँ कहाँ करना है। उसके साथ में प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। और दिन भर में हम लोग जितनी भी यूजलेस एक्टिविटीज़ करते हैं उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बदल देना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।